हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम एंड स्वागत करती हूं आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के लीगल अफेयर्स की सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो इसके पहले ऑलरेडी मैंने व्हाट इज क्राइम एंड डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्राइम जो है ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो आइए आज डिस्कस करते हैं ऑन द टॉपिक क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट व्हाई डू वी नीड क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, हमें क्रिमिनल लॉ की इंडिया में क्यों जरूरत है। ठीक है, या फिर व्हाट आर द पर्पस बिहाइंड द क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फर्स्ट टू डिफाइन अ वैरायटी ऑफ क्राइम्स, एग्जांपल थेफ्ट, चीटिंग, मर्डर एटसेट्रा। तो क्रिमिनल लॉ इन इंडिया की जरूरत क्यों है इंडिया में क्रिमिनल लॉ की, या केवल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में क्रिमिनल लॉ की जरूरत है। तो ऑब्वियसली केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री में लॉ की जरूरत होती है और स्पेशली क्राइम से रिलेटेड लॉ की जरूरत है। कोई भी कंट्री पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जहां कोई ऐसा काम नहीं होता है जो कि जिसे हम अनलॉफुल एक्ट नहीं कहेंगे, सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हर कंट्री में क्रिमिनल लॉ की जरूरत होती है, तो ठीक उस तरह से इंडिया में भी क्रिमिनल लॉ की जरूरत है। और सबसे पहली बात कि क्रिमिनल लॉ की जरूरत इंडिया में क्यों है, टू डिफाइन थेफ्ट, चीटिंग, मर्डर एटसेट्रा, कि ये जो वेराइटीज ऑफ क्राइम है इन सबको डिफाइन करना जरूरी है कि थेफ्ट क्या है, चीटिंग क्या है, मर्डर क्या है, इन सभी को डिफाइन करना जरूरी है। सेकेंड पर्पस इज व्हाट, टू प्रेस्क्राइब एप्रोप्रिएट पनिशमेंट। ऑब्वियसली जब हमने वैराइटीज ऑफ क्राइम को डिफाइन कर लिया कि ये क्राइम है, तो इसको अब आपको डिफाइन करने के बाद अब आपको पनिशमेंट भी तो देना पड़ेगा ताकि दोबारा कोई वो क्राइम ना करे। ठीक है, सो टू प्रेस्क्राइब appropriate punishment for each crime, example imprisonment or fine, and third to lay down suitable investigation and ट्रायल प्रोसीड्योर। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट हमें किस लिए, फर्स्ट टू डिफाइन करने के लिए कि कौन सा क्या क्राइम है, थेफ्ट किसे कहेंगे, चीटिंग किसे कहेंगे। सेकंड किस पर्पस के लिए हमें क्रिमिनल लॉ चाहिए इंडिया में, टू प्रेस्क्राइब पनिशमेंट, कि कौन सा पनिशमेंट हम किस पर्टिकुलर केस में देंगे। ठीक है, पनिशमेंट क्या होगी। थर्ड क्या है कि आपको बताना, टू ले डाउन, ठीक है, आप बताना कि क्या काम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा, टू ले डाउन सुटेबल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ले डाउन व्हाट, सुटेबल इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाएगा, क्या तरीका होगा, एंड ट्रायल प्रोसीड्यूर की किस तरह के प्रोसीड्यूर हमें जरूरत है। ठीक है, तो वाई डू वी नीड क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नाउ सोर्सेस ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। अब क्रिमिनल लॉ के सोर्सेस क्या है, ठीक है, कौन से ऐसे सोर्सेस है जिसने हमने क्रिमिनल लॉ बनाया है, जिस पर बेस करके हमारे देश में क्राइम से रिलेटेड लॉ बनाई गई है। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट सोर्सेस। ओके, नंबर वन, द इंडियन पीनल कोड 1860। सो व्हाट इज दिस इंडियन पीनल कोड 1860, ये किससे डील करती है, तो इट डिफाइंस एक्चुअली वेरियस क्राइम्स। अब अगर हमें क्राइम का डेफिनेशन चाहिए तो ये डेफिनेशन एक्चुअली कौन से जो है लॉ वाले शेड्यूल में मेंशन किया गया, कोड में मेंशन किया गया है, कौन से जो सोर्स में मेंशन किया गया है, दैट इज इंडियन पेनल कोड 1860 में मेंशन किया गया है कि मर्डर क्या है, थेफ्ट क्या है, रॉबरी क्या है, एटसेट्रा। नाउ Code of Criminal Procedure 1973, this is the second important source of criminal law in India, and it lays down the procedure for both the police to investigate, कि police investigation कैसे होगा, and for trial of offenses, कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, ऑफेंस किया है, तो उस पर ट्रायल कैसे होंगे। तो इसके प्रोसीड्यूर किसमें मेंशन किए गए हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। ओके, यस। Now the next one, there are some other important sources as well that is also very much valuable to design criminal law in India. So earlier what we discussed that the one of the important source for this criminal law in India, that is Indian Penal Code of 1860. Another important source for criminal law, that is Code of Criminal Procedure 1973. Okay, now the another important source that is also very much important, that is the Indian Evidence Act. Okay, the Indian Evidence Act 1872
2 इंडियन एविडेंस एक्ट कब का 1872 एंड विच स्टिपुलेट द काइंड ऑफ एविडेंस एडमिसिबल इन कोर्ट, जो ये बताता है कि किस तरह के एविडेंस को हम कोर्ट में एडमिट करेंगे, कोर्ट किस तरह के एविडेंसेस को जो है एडमिट करेगा, ये हमें किससे पता चलता है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट दैट इज स्पेशल क्रिमिनल लॉज। अब इसके अलावा इंडियन पिनल कोड और इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर या फिर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इन तीनों के अलावा देयर आर सम स्पेशल क्रिमिनल लॉज व्हिच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। ओके, सो व्हाट आर दोज स्पेशल क्रिमिनल लॉज व्हिच आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर? नंबर 1 द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, कि करप्शन को प्रिवेंट करना, करप्शन को रोकना, करप्शन से रिलेटेड जो एक्ट है, करप्शन क्या है, कौन से कैटेगरीज का करप्शन है, कितना हाई लेवल करप्शन है, इन सभी को। नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज फूड अल्टरेशन एक्ट। अब ये फूड अल्टरेशन एक्ट कब की है, 1954। अब फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954। अब ये फूड एडल्टरेशन एक्ट किससे डील करती है? इट डील्स विद द कंटेमिनेशन ऑफ फूड दैट मे लीड टू द हेल्थ रिस्क फॉर कंज्यूमर्स। तो ऐसे फूड जिससे हेल्थ रिस्क हो सकता है कंज्यूमर का, अगर ऐसा खाना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है किसी संस्था के द्वारा, तो वो भी एक क्राइम है, ठीक है। Now the next one that is Dowry Prevention Act। अब ये Dowry Prevention Act कब आया? It was in 1961 and according to this Dowry Prevention Act that intended to prevent the giving or receiving of a dowry. Okay, and other than this, that is Commission of Sati Act, etc. And the most important of these is that each of these laws defines crime that are in addition to those defined under the Indian Penal Code। यानी ये उन सारे क्राइम्स को डिफाइन करते हैं जो कि इंडियन पेनल कोड में एक्सप्लेन नहीं किया गया है या डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, तो आई होप कि आपको सोर्सेस ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया ये क्लियर हो गया। ओके, now the last topic of today's session, that is objectives of criminal law। अब भाई हमें क्रिमिनल लॉ बनाने के पीछे रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, ठीक है। the first one that is retribution। so first one is what, that is retribution। and what is this retribution? retribution means that deals with righting of बैलेंस। ओके, दैट इज क्या कि बैलेंस को देखना कि ये जो किसी के साथ अगर कोई हार्म हुआ है तो उसी लेवल का पनिशमेंट जो हार्म करने वाले को, क्राइम करने वाले को मिलना चाहिए। दैट इज द डील्स विद द राइटिंग ऑफ बैलेंस। ओके, नेक्स्ट वन डिटरेंस। डिटरेंस मीन व्हाट, टू स्टॉप डूइंग द रॉन्ग अगेन, यानी कि दोबारा कोई क्राइम ना हो, दोबारा ये रॉन्ग ना हो, उसे रोकने की कोशिश करना। Next one that is incapacitation। okay, what is this incapacitation? that means segregation of criminals from society। segregation means what, यानी सोसाइटी से क्रिमिनल्स को अलग करके रखना। okay, next one that is rehabilitation। what is this rehabilitation? this rehabilitation actually deals with transformation of an offender into a valuable member of a society। यानी जो ऑफेंडर है, जो क्राइम करने वाला है, उसको सोसाइटी के वैल्यूएबल मेंबर में बदलना, ठीक है। एंड द लास्ट वन that is the restoration। restoration means what, to bring the victim to his or her original position before the inquiry। this means that is restoration। ठीक है, तो आइए इन सभी ऑब्जेक्टिव को डिटेल में डिस्कस करते हैं। Now the first one, retribution। what is this retribution? retribution is actually, it is a theory that basically deals with राइटिंग ऑफ बैलेंस। ठीक है, राइटनिंग ऑफ बैलेंस, कि आपको बैलेंस का अधिकार है कि जो क्राइम हुआ है उसी के साथ मिलता जुलता पनिशमेंट, यानी उतने ही हाई लेवल का, जितने हाई लेवल का क्राइम उतने ही हाई लेवल का पनिशमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, if a criminal has done a wrong towards a person or property, he needs to be given a penalty in a manner which balances out the wrong one। For example, if a person has committed murder,
मान लो कि अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया है, मर्डर किया है, ही कैन बी डिलीवर्ड कैपिटल पनिशमेंट टू बैलेंस आउट द सफरिंग कॉज टू द विक्टिम एंड his or her family. Next one, that is deterrence. What is this deterrence? Deterrence serves as a major tool in maintaining the general law and order in the society, especially from the perspective of crime. ठीक है, यानी डिटरेंस का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक मेजर टूल है जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है सोसाइटी पे, यानी कि क्राइम दोबारा ना हो, अगर हो गया है तो दोबारा ना हो, और अगर नहीं हुआ है तो सोसाइटी पे किसी भी तरह के क्राइम को ना होने देना। ठीक है, सो क्रिमिनल एक्ट्स आर पेनलाइज सो एज टू डिटर इंडिविजुअल फ्रॉम रिपीटिंग इट और इवन एंटरिंग इनटू इट इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, next one, that is incapacitation. What is this incapacitation? Incapacitation is actually the objective of this theory is to segregate the criminals from the rest of the society. जो criminals है, जो wrong doer है, उनको society से अलग कर देना। ठीक है, and for the crimes committed they suffer a kind of banishment by staying in prison. अब उनको कैसे punishment मिलना, उनको prison में डाल देना, जेल में डाल देना। ठीक है, and in some cases they are also subject to capital punishment as well. Next, rehabilitation. रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है? जस्ट नाउ आई डिस्कस दैट डील्स विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंडर। अब भाई जिसने क्राइम किया है, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर में बदलाव नहीं हो सकता है, उसके अंदर सुधार नहीं हो सकता है, उसके अंदर भी सुधार हो सकता है। हो सकता है वो किसी ऐसे परिस्थिति पे क्रिमिनल बन गया जो उसने कभी सोचा नहीं होगा, या उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई होगी, तो उसे भी सुधरने का मौका देना। सो एम्स ऑफ एट ट्रांसफॉर्मिंग एन ऑफेंडर इनटू अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। उसको सोसाइटी से रिलेटेड वैल्यू बताने हैं और साथ ही साथ उनको भी सोसाइटी का वैल्यूएबल मेंबर बनाना है। एंड इट्स प्राइमरी गोल इज टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस बाय कन्विंसिंग द ऑफेंडर दैट देयर कंडक्ट वाज रॉन्ग। उनको ये बताना कि आपने जो पहले किया था वो तो गलत था ना, तो अब आपको सही दिशा में जाना है। ओके, एंड द लास्ट वन, दैट इज रिस्टोरेशन। What is this restoration? This is a victim-oriented theory of punishment, and the goal is to repair through state authority any injury inflicted upon the victim by the offender. ठीक है, offender के थ्रू अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई इंजरी हुई है तो स्टेट जो है उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि वो उस जो भी उनको प्रॉब्लम हुआ है उस पर वो पूरा डिसीजन लेकर उनको रिपेयर करेंगे, उनको वापस उनके उसी पोजीशन में लौटाएंगे जो उनका पहले था। फॉर एग्जांपल, वन हु एम्बेजल्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिपे द अमाउंट improperly acquired. Okay, so this is about what, that is the restoration, which is commonly combined with other main goals of criminal justice and is closely related to concept in civil law. तो अगर हम बात करें restoration की तो ये civil law से related है, that is returning the victim to his or her original position before the injury. तो इंजरी के पहले वो जिस पोजीशन पे थे वापस उसी पोजीशन पे लेकर आना, this is the main aim of this particular criminal law in India. Okay, so this is the last but not the least aim of the criminal law in India. So I hope कि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड सोर्सेस ऑफ क्रिमिनल लॉ इन इंडिया एंड व्हाई डू वी नीड क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, ऑल दीज 3 टॉपिक्स क्लियर टू यू ऑल। ओके स्टूडेंट, देन फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।